हिंदी साहित्य की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी एक सांवली सी परछाई। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हिंदी साहित्य की युवा और वर्तमान लेखिका हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। सच कहूँ तो वो एक सांवली परछाई ही तो थी। तमाम खूबसूरत चेहरों के पीछे सहमी सी एक छिपती छुपाती परछाई। वो खूबसूरत लड़कियों से चहकता घर मेरी सहेली फरजाना का था। जब मैंने इसे अपनी क्लास में देखा था तो देखती रह गई थी। छूने से मैला होता रंग और टिपिकल खानदानी मुस्लिम नाक नक्श। एक तो छोटा कस्बा और साइंस पढ़ने के लिए लड़कों के स्कूल में जाने वाली एक मुस्लिम लड़की। यूं हम 4 लड़कियां थीं जो गर्ल्स स्कूल में साइंस फैकल्टी के अभाव में बॉयज़ स्कूल में 9वीं क्लास में दाखिल हुई थीं। पर हम 3 लड़कियां उस कस्बे में बाहर से ट्रांसफ़र होकर आए अधिकारियों की बेटियां थीं। नमिता के पापा उस कस्बे के एसडीएम थे। नीरजा के पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक्सियन और मेरी मम्मी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी और पापा बीडीओ। यूं फरजाना के पापा भी ज़िले के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थे। पर एक तो राजस्थान का मुस्लिम बहुल कस्बा उनका स्थायी निवास था। फिर उस समय भी वहाँ गिनी चुनी लड़कियाँ गर्ल्स स्कूल में भी बुर्का पहनकर आती थीं। ऐसे में फरजाना ही जानती होगी कि उसने अपने पापा से कितनी जिद और मिन्नतें की होंगी हमारे साथ बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लेने की। हालांकि उसकी कुछ बड़ी बहनें मम्मी के स्कूल में तब भी पढ़ रही थीं और वे बुर्का पहनकर आया जाया करती थीं। न जाने किस तरह फरजाना ने पापा को मनाया होगा कि ना तो वो बुर्का पहनेगी और साइंस पढ़ेगी, वो भी लड़कों के स्कूल में। अम्मी की तो चलती ही कहाँ। फरजाना की बहनों की गिनती याद नहीं, पर 2 बेइंतहा खूबसूरत बहनें अंजुम दीदी और निकहत दीदी मम्मी के स्कूल से 10वीं की परीक्षा दे रही थीं। साथ पढ़ने की वजह से और हमारे स्कूल से उसका घर पास होने की वजह से हम उसके घर आने जाने लगे। तब पता चला कि और बहनें भी हैं फरजाना की। उन दोनों दीदियों से बड़ी एक दीदी की शादी हो चुकी है। एक फरजाना से ज़रा बड़ी बहन शाजिया को देखकर तो मेरे मुंह से ही निकल गया, हाय फर्जी, पहले तुझे देखा तो तू खूबसूरत लगी, फिर अंजुम और निकहत दीदी तुझसे भी ज़्यादा सुंदर लगी, अब ये शाजिया, माय गॉड, तुम सब कुछ भी नहीं हो इसके आगे। और कितनी सुंदर बहनों से मिलवाएगी तू। शाजिया का पढ़ने में ज़रा मन न था। 5वीं के बाद अम्मी से कह दिया कि नहीं पढ़ना। अम्मी भी खुश, बेटी भी। मगर शाजिया का कमाल देखते जरदोजी गरारे कुर्ते काटने में, और सुंदरता तो जैसे तराशी हुई और तमाम उपमाओं को लगा दो उसके सौंदर्य वर्णन में तो कम पड़े। हल्की भूरी बड़ी आंखों पर भंवरे सी पलकें, तीखी नाक, तराशे गुलाबी होंठ, और सच मानो ये कल्पना नहीं। और भी 2 छोटी बहनें थीं फरजीना की, वसीमा और गुल। गुल तो तब आंटी की गोद में ही थी। ये छुटकियां भी कम न थीं। आखिर बेहद हैंडसम वकील साहब और 40 की उम्र में भी गजब की खूबसूरत आंटी की बेटियां थीं। 2 बेटे गुल से ज़रा बड़े, सुहेल और तुफैल, ये भी माशाअल्लाह गोरे और सुंदर। अक्सर इंटरवल में हम वहीं होते। वकील साहब की हवेली में कभी आलू के मुगलई पराठे खाते, कभी जर्दा तो कभी सेवैयाँ। मुझे और नमिता को तो गोश्त खाने में भी गुरेज न था, पर हमारे साथ होती थी ब्राह्मणी नीरजा। आजकल लंदन में डॉक्टर है, भले ही अब वहाँ हैम वैम खा लेती होगी। कितने ही दिन तो इस खूबसूरत ख़ानदान में आते जाते हो गए और अंजुम दीदी का निकाह तय हो गया। घर में माहौल बदल गया। रेशमी शरारे गरारे सिले जाने लगे। दुपट्टों पर सुंदर मुकेश और सुनहरी लेसों और मोतियों का काम शुरू हो गया। बीच बीच में गीत भी होते, उपटन लगता, बेला मोतियों के गजरे का ढेर बटता, महकता। फरजाना पढ़ने के लिए इतने बड़े भव्य घर में भी तन्हाई न मिल पाने के कारण चिढ़ जाती। उसे बस डॉक्टर बनना था, बाकी सब व्यर्थ लगता। पर मुझे बहुत आकर्षित करता था वो माहौल। फरजाना का घर हमारे घर से दूर न था। उस पर अंजुम दीदी मम्मी की स्टूडेंट, सो हर रस्म पर मैं वहीं होती। शाजिया से मेरी बेहद पटती। उसका खूबसूरत लहजे में बोलना, छेड़ना, रूमानी बातें करना मुझे बहुत भाता। हम दोनों ही गीतों में, नाचने में खूब रुचि रखती। फरजाना चिढ़ जाती। ऐसे ही एक दिन शादी के पहले की रस्मों के बीच चहकते गीतों और महकते उपटनों और सरसराते शरारों को छोड़ मैं पानी पीने उनकी रसोई तक गई तो वहाँ एक लंबी सांवली लड़की रस्म के बाद बांटी जाने वाली केसरिया बूंदी दोनों में रख रही थी। रसोई की गर्मी में सांवला चेहरा तपाया था। वो मुस्कुराई, आओ मनीषा, आप मुझे जानती हैं? हाँ बेशक,
अक्सर तो तुम आती हो। आप? फरजाना की बड़ी बहन हूँ। तभी नाक नक्श में वही चिर परिचित घुला घुला सा लावण्य मुरझाए चेहरे में स्पष्ट था। दो लंबी चोटियां, सादा सा हल्का नीला सलवार कुर्ता, छरहरी देह पे कसके लपेटा सफ़ेद दुपट्टा। दीदी, पानी पीना था। बाद में गीतों में बैठने पर याद आया, इस सांवली लड़की को देखा तो है, पर बस एक परछाई सा, बस जरा सा। रसोई से निकल दस्तरखान तक जाना, वहाँ से रसोई और ढेरों कमरों के बीच किसी कमरे में आते जाते हम अपनी किशोर व अल्हड़ता में कब उस ओर ध्यान देते। फरजाना से कहा कि तूने बताया नहीं। हाँ, वो अंजुम दीदी से बड़ी हैं, फिरदौस दीदी, पापा की यानी मेरी दूसरी अम्मी की बेटी। अलग रहती थी कहीं, अम्मी नहीं रही तो यहाँ आ गई। इनकी शादी? कोई पैगाम ही नहीं आता। ऐसी तो कहीं बदसूरत भी नहीं। नाक नक्श कितने सुंदर हैं, लंबे बाल और लंबा कद। तुम सबकी हाइट तो एवरेज सी ही है, बस गोरी ही तो नहीं है तुम सबकी तरह। तुम्हारे पापा ढूंढते नहीं? नहीं, हमारे यहाँ पैगाम आए तभी शादी होती है, नहीं आए तो बैठे रहो। आते हैं, अपने अपने लेवल के सबको आते हैं। पूरी शादी में वो सांवला चेहरा जुटा रहा बेजा कामों में। सुंदर बहनें खिलखिलाती रेशमी शरारों में सजी दुल्हन को इधर से उधर ले जाती सजाती। अंजुम दीदी के निकाह में बड़ा मज़ा आया। पहली बार मुस्लिम विवाह की सारी रस्में देखी। दूल्हे का इकरार, फिर मैहर की रकम का तय होना, दुल्हन के इकरार के वक्त दुल्हन और उसकी बहनों, माँ, मौसियों का रोना और दुल्हन का एक धीमा सा शर्मीला हाँ कहना। फिर दूल्हे का जूठा लड्डू दुल्हन को खिलाना, मर्दों और औरतों का एकदम अलग अलग इंतज़ाम होना। अंजुम दीदी की शादी में गुल बस 10 महीनों की थी। सबसे छोटी साली करके उसे दूल्हा भाई की गोद में डाल दिया गया था। पर फिरदौस उन खूबसूरत गोरी बहनों की सांवली परछाई बनी पीछे कहीं से रस्में देख लेती। कपड़ों की सादगी भी वही थी। ऐन निकाह के दिन भी हल्के हरे सादा साटन के गरारे पर वही सफ़ेद दुपट्टा डाले बस दहेज का संदूक सजाती, अम्मा का हुक्म बजाती भटकती रहीं। ऐसे ही निखत दीदी का भी निकाह हो गया। नकचढ़ी शाजिया के बेपनाह हुस्न के चलते 1000 पैगाम आए और उसका निकाह भी एक अमीर खानदानी घर के आईएएस बेटे से तय हो गया। फरजाना चिढ़कर कहती, न जाने क्या करेगी, बस सुंदरता ही है, दिमाग देखो तो ठस। उस दिन जब वो देखने आया तो डाइनिंग टेबल पर खाना चल रहा था। उसने बोला कैरी ऑन, तो कमबख्त कच्ची कैरी ही उठा लाई। न जाने कैसी चलेगी ये बेमिल शादी, पर चली, खूब चली। 1 साल बाद ही शाजिया को देखा तो पहचान न सकी। कटे बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, यदा कदा बाल झटक कर बोले गए अंग्रेजी के जुमले। दूल्हा भाई अलग सौ जान से निछावर। कमी क्या थी? अदा थी, हुस्न था, बस इल्म ही तो कम था। लाख चाह कर फरजाना डॉक्टर न बन सकी। हम तो पहली पढ़ाई में सीरियस थे ही नहीं। नीरजा का पहली बार में ही पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। नमिता का तो हम 10वीं में थे तभी ट्रांसफ़र हो गया था। फरजाना और मैंने बीएससी साथ किया, वो भी पास के शहर में डेली अप डाउन करके। फाइनल करते करते उसका निकाह डॉक्टर से होना तय हुआ। फिर वही सरगर्मी, बहनें अपने बाल बच्चे लिए कई कई दिन पहले आ जुटीं। फिर वही कुर्तों दुपट्टों पे कढ़ाई शुरू हुई, जर्दा पकता, उबटन घुलता। इन सब से अब मैं उबने लगी थी कि एक दिन यूं ही फरजाना के कमरे में चमेली की लतर से ढकी खिड़की के पास पड़े बिस्तर पर पास पास लेट कर उससे अंतरंग बातें कर रही थी। उस दिन वसीम कॉलेज मिलने आए तो तू कहाँ मर गई थी? चेहरा देखा होता बेचारे का। क्या करती, जिस दिन तय किया था उनसे कॉलेज में मिलना उसी दिन ये हंगामा हो गया। क्या, बता ना। पता चल गया। क्या पता चल गया? नहीं, मेरी बात नहीं, फिरदौस की बात खुल गई। क्या? चल छोड़ ना। नहीं, बता ना। तू इडियट, क्या अब तक मुझ पर भरोसा नहीं? और तेरे घर की बात मेरे घर की बात है ना। वो हमारी हवेली के बगल में एक छोटा सा घर है ना, खपरेल वाला, गफ्फार मास साहब का। हाँ, उनका एक भतीजा है असलम, वो भी एक मास्टर है, यहीं रह रहा था। हमारी रसोई की खिड़की उधर की ओर खुलती थी। न जाने कब फिरदौस और असलम। फिर एक दिन असलम घर आ गया पैगाम लेकर। पापा पहले समझे नहीं, सोचा मेरे लिए आया है, उस पर बिगड़ गए। तब उसने फिरदौस का नाम लिया। तब तक सुहेल ने भी शिकायत की कि उसने उसे अक्सर फिरदौस से बात करते देखा। फिर उसे तो डांटा ही, बेचारी फिरदौस को जो अम्मी और दादी ने खरी खरी सुनाई कि बस। देखा मैंने भी था दोनों को बात करते हुए, पर उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ने मुझे उसकी शिकायत करने से हमेशा रोका। क्या करूं मनु,
मेरा ही शादी करने को मन नहीं करता जब उसे अपनी शादी में भी वही सब करते देखती हूँ जो उसने तमाम बहनों की शादी में किया तो जी भर आता है। शुरू से ही तो वह ऐसे ही रही है, खामोश और काम में मसरूफ़। शाजिया को तो वो फूटी आँख नहीं सुहाती थी। हम दूसरी बहनें भी अपने में मगन रहीं। अम्मी और दादी ने उससे काम तो जम के लिया, बदले में प्यार का एक बोल नहीं बोला। असलम क्या बुरा है? नहीं, भला आदमी है पर विडोवर है। उस पर हमारा उसका इस तरह लगा है। अब फिरदौस भी तो 30 पार कर गई है। तो क्या हुआ? जब इसमें फिरदौस दीदी की खुशी है तो जब पैगाम भी ना आए, ना अंकल कोई रिश्ता देखें तो क्या करे दीदी? असलम क्या बुरा आदमी है? बहुत शरीफ है, जब देखा तहजीब से ही बातें करते देखा। तो तू कुछ करना। क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? अपने लिए लड़ती आई है पापा से, पहले बुर्का पहन के स्कूल न जाने के लिए, साइंस लेके लड़कों वाले स्कूल में पढ़ने के लिए, अब थोड़ा फिरदौस दीदी के लिए लड़ ले। ठीक कह रही है तू। और क्या, एक अपनी ही अभागी बहन की ज़िंदगी के लिए तू इतना तो कर सकती है। हाँ मनु, मुझे अब याद आता है कितनी ही बार मैंने एग्ज़ाम्स में उसे चाय बना के देने के लिए उठाया। उसने कभी बुरा नहीं माना और बना के दी। तेरा कहना सही है। अब जब मैं घर में बड़ी रह गई हूँ वो मेरी बात नहीं टालेंगे। मैं घर चली आई। फरजाना ने न जाने कैसी वकालत की कि जब मुझे कार्ड मिला शादी का तो उसमें दोनों बहनों का नाम था। आखिर बेटी किसकी थी? एक नामी वकील की। फरजाना वेट्स वसीम और फिरदौस वेट्स असलम। शादियाँ हुईं उस हवेली की तमाम शानो शौकत और उन्हीं प्यारी रस्मों के साथ। फरजाना की खुशी दोहरी थी, वो चहक रही थी। वसीम मियाँ बड़े बातूनी निकले। असलम और फिरदौस दीदी दोनों सहमे तो थे पर खुशी उनकी आंखों की कोरों से छलक रही थी। फरजाना विदा के वक्त रस्मन आके गली मिली तो मैंने कहा, कमबख्त, झूठ मूठी सही रो तो दे, इतनी दूर बॉम्बे जा रही है। वो फुसफुसाई, क्यों रो? रोने की बात ही क्या है, गांव से निकलकर शहर में जा रही हूँ। उधर पास ही सटे घर में विदा होकर जा रही फिरदौस दीदी जो जार जार रोई कि बस मुझे लगा कि बरसों की बात बात पे दबाई रुलाई अब फूटी है। मेरे भी गले लगी। वसीम मियाँ ने दहेज का सामान इसलिए ले जाने से इनकार कर दिया कि बॉम्बे में छोटे घर होते हैं, इनकन्वीनियंस होगी। असलम मियाँ ने कहा कि यह उन्होंने पहले ही कहा था कि वे फिरदौस को बस दुल्हन के जोड़े में ले जाना चाहते हैं। दहेज उनके उसूलों के खिलाफ की बात है। फरजाना से फिर नहीं मिल सकी, वो शारजा चली गई। पर उसकी सांवली परछाई सी फिरदौस दीदी से मैं अपनी शादी के बाद एक बार फिर मिली, मम्मी के ऑफिस में, जब मम्मी एजुकेशन में डिप्टी डायरेक्टर थीं। अरे मनीषा दीदी, आप यहाँ? हाँ, आंटी से तबादले की बात करने आई थी। किसके? अपने। आप? हाँ, मैं टीचर हूँ ना गर्ल्स स्कूल में, वहीं पर अब प्रमोशन है, पर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आपने पढ़ाई कब की? 12वीं तो फरजाना के कहने पर प्राइवेट किया था वहीं। शादी के बाद इन्होंने पढ़ाया तो बीए, फिर बीएड कर लिया कॉरेस्पॉन्डेंस से। मैं वही सांवली उदास परछाई ढूंढ रही थी जो मुझे ढूंढे नहीं मिल रही थी। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी एक सांवली सी परछाई। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।